हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 1 भूगोल एक विषय के रूप में इसके नोट्स और कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ताकि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ लिखा है पृथ्वी हमारा घर है। यहाँ चारों ओर अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं जिनमें मृदा, वनस्पति, मैदान, पहाड़, नदियाँ, मौसम, सूर्य का प्रकाश, घर, सड़क, अस्पताल, खेत, पार्क, स्कूल, उद्योग, ऑफिस, व्यापारिक संस्थान आदि। यानी कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारा घर है और पृथ्वी पर हमें अलग अलग तरह के तत्व दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो नेचर की तरफ से हमें मिलते हैं, यानी कि प्रकृति की तरफ से हमें मिलते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें इंसानों ने प्रकृति की मदद से ही बनाया है और इस तरह से जो प्रकृति के तत्व होते हैं उन्हें प्राकृतिक तत्व कहते हैं और जो इंसान ने प्रकृति के तत्वों की मदद से तत्व का निर्माण किया है उसे मानवीय तत्व या सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि हमें भूगोल से किस तरह की जानकारी मिलती है। प्रकृति और सांस्कृतिक जो तत्व होते हैं इनमें अंतर क्यों हुआ? पृथ्वी पर इन तत्वों का यानी कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों का प्रतिरूप कैसा है और इनकी व्यवस्था के पीछे क्या कारण कार्य संबंध है, इसकी जानकारी हमें भूगोल से मिलती है। ज्योग्राफी शब्द का जो प्रयोग था वो सबसे पहले ग्रीक के विद्वान थे जिनका नाम था इरेटोस्थेनीज, उन्होंने ही किया था। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है? जियो, इसका मतलब होता है पृथ्वी। ग्राफोस, जिसका मतलब होता है वर्णन करना, यानी कि उसके बारे में डिटेल से बताना, एक्सप्लेन करना। और इस तरह से जो ज्योग्राफी है उसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन। इस तरह भूगोल पृथ्वी का वर्णन करता है। जियो मीन्स क्या होता है? जियो मीन्स होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। इस तरह से ज्योग्राफी का मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। यह पृथ्वी के भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के बीच क्या संबंध है इसकी जानकारी देता है। यानी कि जो ज्योग्राफी है वो पृथ्वी के भौतिक वातावरण और इंसानों के कामों के बीच में क्या संबंध है इसकी जानकारी देता है। आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ लिखा है भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? भूगोल ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है जियो, जिसका मतलब होता है पृथ्वी, तथा दूसरा है ग्राफोस, जिसका मतलब होता है वर्णन करना। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। इस तरह इसका शाब्दिक अर्थ यानी कि जो भूगोल है इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो कौन से वैज्ञानिक थे या वो कौन से विद्वान थे जिन्होंने ज्योग्राफी का सबसे पहला वर्ड यूज़ किया था? इरेटोस्थेनीज नाम के एक ग्रीक विद्वान थे। इन्होंने 232 ईसा पूर्व में ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रश्न ने भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में मदद की? यानी कि वो कौन सा क्वेश्चन है जिसने भूगोल को यानी ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करने में मदद की। हम भूगोल को एक साइंटिफिक विषय के रूप में मानते हैं। ये किस प्रश्न ने इस तरह से भूगोल को स्थापित करने में मदद की? हम क्यों भूगोल को वैज्ञानिक विषय कहते हैं? क्या, कहाँ और क्यों प्रश्न ने भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में मदद की? हम जानते हैं कि वैज्ञानिक क्या करते हैं? अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। इसी तरह से भूगोल में भी हम प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। जैसे क्या का आंसर ढूंढते हैं, कहाँ का आंसर ढूंढते हैं, क्यों का आंसर ढूंढते हैं। और चूंकि हम प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं इसीलिए ये जो प्रश्न है इन्होंने भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में मदद की। भूगोल अध्ययन के दो प्रमुख उपागम कौन से हैं? इसका आंसर है क्रमबद्ध उपागम और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम क्या है इसे मैंने चैप्टर को जब एक्सप्लेन किया है तभी मैंने समझाया है।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो को देख सकते हैं और पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? ऐसे तो भूगोल की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन भूगोल की दो मेन शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड हार्टशॉन ने भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया है? आंसर है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्र भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यानी कि रिचर्ड हार्टशॉन ने किस तरह से भूगोल को परिभाषित किया है, किस तरह से बताया है कि भूगोल क्या है। उन्होंने ये बताया कि जो भूगोल है उसका उद्देश्य क्या है, धरातल की यानी कि जो हमारे पृथ्वी की सरफेस है उस धरातल की प्रादेशिक या फिर क्षेत्र भिन्नता, प्रादेशिक मीन्स प्रदेश वाइज, क्षेत्र मीन्स क्षेत्र वाइज, भिन्नता यानी उनके बीच जो प्रादेशिक और क्षेत्र के डिफरेंसेस होते हैं उनका वर्णन और व्याख्या करना। भूगोल क्या करता है? प्रादेशिक और क्षेत्र भिन्नता का वर्णन करता है और व्याख्या करता है। ये डेफिनेशन किसने दिया था? ये परिभाषा किसने दिया था? रिचर्ड हार्टशॉन ने दिया था। प्रकृति व मानव के बीच अंतर प्रक्रियात्मक संबंधों से किस प्रकार के मानव के दर्शन होते हैं? यानी कि प्रकृति और मानव के बीच एक संबंध है और इस संबंध से किस प्रकार के मानव के दर्शन होते हैं? इसका आंसर है प्रकृति प्रभावित मनुष्य के और मानवीकृत प्रकृति के। यानी कि प्रकृति ने मनुष्य को प्रभावित किया है और जो इंसान है उन्होंने प्रकृति को प्रभावित किया है। प्रकृति एवं मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए? नेचर और इंसानों के बीच में जो संबंध है वो कैसे बने? इसका आंसर है अनुकूलन के द्वारा और अपरिवर्तन के द्वारा। यानी कि जो प्रकृति के हिसाब से ही इंसानों ने खुद को उसके अनुकूल बनाया है और अपरिवर्तन के द्वारा यानी मॉडिफिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, भूगोल में अर्थशास्त्र व जनांकीकी विषयों के अंतर्पृष्ठ कौन से हैं? यानी कि भूगोल में जो अर्थशास्त्र है और जनांकीकी जो विषय है इनके अंतर्पृष्ठ क्या हैं, कौन से हैं? अर्थशास्त्र का अंतर्पृष्ठ है आर्थिक भूगोल। आर्थिक का मतलब होता है जहाँ पर हम धन को या संसाधन को जमा कर सकें या फिर उसका यूज़ कर सकें और अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ कर सकें। और जो जनांकीकी है इसका अंतर्पृष्ठ क्या है? जनसंख्या भूगोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में दर्शन के दो अंग कौन से हैं? इसका आंसर है भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी। कोई भी वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कि इसे कहते क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तु उपागम किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया? इसका आंसर है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। यहाँ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? प्रादेशिक उपागम पर आधारित प्रादेशिक भूगोल की निम्नलिखित शाखाएं हैं। पहला है प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन, दूसरा है प्रादेशिक नियोजन, तीसरा है प्रादेशिक विकास और चौथा है प्रादेशिक विवेचना या विश्लेषण। यानी कि जब हम प्रदेश वाइज एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश वाइज जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो इसकी किस तरह कितने शाखाएं हैं? यहाँ पर शाखाएं दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल किस प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है? यानी कि जो भूगोल है वो किस तरह से जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट है उनको किस तरह से प्रभावित करता है? भूगोल किस तरह से इतिहास की घटनाओं को अफेक्ट करता है? इसका आंसर है पहला दूरी, दूसरा है क्षेत्रीय विस्तार, तीसरा है विस्तृत समुद्र। दूरी ने विश्व इतिहास को बदलने में एक प्रभावशाली कारक का काम किया है। दूरी ने क्या किया है? विश्व इतिहास को, जो पूरा वर्ल्ड है उसके इतिहास को बदलने में एक प्रभावशाली कारक का काम किया है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय विस्तार। क्षेत्रीय विस्तार ने युद्ध के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में अनेक देशों को सुरक्षा प्रदान की है। यानी कि जिन देशों का क्षेत्रीय विस्तार है इससे उन्हें जो युद्ध है उसके दौरान सुरक्षा मिली है।
यानी कि जो बड़े देश होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा क्षेत्र विस्तार होता है उन्हें युद्ध से सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट है विस्तृत समुद्र। विशाल समुद्र ने नया विश्व प्रदान कर उसकी युद्ध से बचाया है। और जिस देश के पास विस्तृत समुद्र होता है इससे वो देश क्या होता है, युद्ध से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल सामाजिक व प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध क्यों बनाता है, समझाइए। इसका आंसर है भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। जो भूगोल है नेचर के साथ और सामाजिक विज्ञानों के साथ पूरी घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। इसका अपना एक विधि तंत्र एवं उपागम है और जो भूगोल है इसका अपना एक विधि तंत्र है, अपना उपागम है जो इसे अन्य विज्ञानों से अलग करता है। भूगोल का दूसरे विषयों के साथ परासरणी संबंध होता है जबकि दूसरे विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। यानी कि जो भूगोल है दूसरे विषयों को भी अपने साथ जोड़ता है जबकि जो दूसरे विषय होते हैं उनका अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। भूगोल व्यष्टिपरक सूचनाओं के बहाव को अवरुद्ध नहीं करता, जैसे कि शरीर की कोशिका झिल्ली रक्त बहाव को अवरुद्ध नहीं करती। यानी कि जो भूगोल है वो सूचना को रोकता नहीं है, वो सूचना के बहाव को अवरुद्ध नहीं करता है। भूगोल के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, वो हर एक तत्व से जुड़ी हुई होती है। भूगोलवेत्ता सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए क्षेत्रीय संदर्भ में उनका संश्लेषण विश्लेषण करता है। भूगोलवेत्ता क्या करते हैं, भूगोलवेत्ता सहयोगी विषयों से, यानी कि जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि सहयोगी हैं उनसे सूचना प्राप्त करते हैं, आंकड़े प्राप्त करते हैं और क्षेत्रीय संदर्भ में यानी कि कोई एक क्षेत्र में उन सूचनाओं का आंकड़ों का संश्लेषण विश्लेषण करते हैं। मानचित्र जो भूगोलवेत्ताओं का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्षेत्रीय प्रतिरूप को दृश्य रूप में दर्शाता है। जो मानचित्र है वो क्या करता है, भूगोलवेत्ताओं का एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है और क्षेत्रीय प्रतिरूप को दृश्य रूप में दर्शाता है। यानी कि जो क्षेत्र होते हैं उन्हें दृश्य के रूप में मानचित्र दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए या भूगोल के दो प्रमुख उपागमों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है भूगोल के दो प्रमुख उपागम निम्नलिखित है। पहला है क्रमबद्ध भूगोल, यानी कि हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं, और दूसरा है प्रादेशिक भूगोल, यानी कि जो प्रदेश वाइज हम पढ़ते हैं। क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो क्रमबद्ध भूगोल होता है उसमें एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व, कोई एक भौगोलिक तत्व का ही पढ़ाई किया जाता है। क्रमबद्ध विधि किसी क्षेत्र का समाकलित रूप प्रस्तुत करती है। यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। जो क्रमबद्ध भूगोल होती है वो राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। क्रमबद्ध भूगोल अध्ययन, खोज और तथ्यों को प्रस्तुत करती है। क्रमबद्ध भूगोल के अध्ययन में एक घटक जैसे जलवायु के आधार पर अलग अलग प्रकार व उप प्रकार निश्चित किए जाते हैं। मैंने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, इस चैप्टर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो आप चैनल में जाकर विज़िट करके उस सब्जेक्ट को देख सकते हैं और उस सब्जेक्ट में जितने भी नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उन्हें भी अच्छी तरह से मैंने समझाया है। आई होप कि जब आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो प्रदेश होते हैं उनमें बहुत सारे भौगोलिक तत्व होते हैं, इसलिए जब हम प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करते हैं इसमें सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक तत्वों को एक कर दिया जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक विधि एकाकी रूप प्रस्तुत करती है। यह विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है। यह विधि किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच अंतर संबंध प्रस्तुत करती है। जो प्रादेशिक भूगोल है वो क्या करती है
कोई भी प्रदेश के वातावरण और इंसानों के बीच मानव के बीच के संबंध को प्रस्तुत करती है। इस अध्ययन में प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है, यानी कि जब हम प्रादेशिक भूगोल की पढ़ाई करते हैं तो इस अध्ययन में प्रदेशों के सीमांकन किया जाता है, यानी कि सीमा का अंकन किया जाता है। इसे प्रादेशिकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार भूगोल अन्य सामाजिक शास्त्रों से संबंधित है। उचित उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो भूगोल है वो किस तरह से दूसरे सामाजिक शास्त्रों से जुड़ा हुआ है, इसका उदाहरण देते हुए स्पष्ट करना है। यहाँ लिखा है, भूगोल की प्रमुख शाखा मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के विषयों जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, जनांकिकी आदि के साथ निकट का संबंध है, जो इस प्रकार है। भूगोल की प्रमुख शाखा है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अन्य सामाजिक विज्ञानों के सब्जेक्ट्स जैसे कि इतिहास है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, जनांकिकी है, इनके साथ निकट का संबंध है, यानी इनके साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, जो इस तरह है। इतिहास तथा भूगोल का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि ये दोनों विषय क्रमशः काल तथा स्थान के अध्ययन से संबंधित हैं। इतिहास और भूगोल का आपस में गहरा संबंध होता है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों विषय हैं, ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं, वो काल से जुड़े होते हैं, स्थान से जुड़े होते हैं, और इन्हीं के अध्ययन से ये दोनों सब्जेक्ट जुड़े होते हैं। और इतिहास और भूगोल, इतिहास में भी काल और स्थान का अध्ययन किया जाता है, और स्थान किससे जुड़ा होता है? भूगोल से। और भूगोल में भी काल और स्थान का अध्ययन किया जाता है, और भूगोल इतिहास काल से जुड़ा होता है और भूगोल स्थान से जुड़ा होता है। और इस तरह से इतिहास में भी काल और स्थान का अध्ययन किया जाता है और भूगोल में भी काल और स्थान का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से ये दोनों सब्जेक्ट आपस में जुड़े हैं। राजनीति शास्त्र में राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता आदि का विश्लेषण सम्मिलित है, जबकि राजनीतिक भूगोल में एक क्षेत्र इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र सब्जेक्ट में राज्य का अध्ययन किया जाता है, क्षेत्र जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, प्रभुसत्ता का अध्ययन किया जाता है, किसकी सत्ता कहाँ थी, कब थी, इनका विश्लेषण किया जाता है। जबकि जो राजनीतिक भूगोल होते हैं उसमें एक ही क्षेत्र के इकाई के रूप में राज्य और उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और इस तरह से ये भी जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? भूगोल की प्रमुख शाखा मानव भूगोल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो शाखाएं हैं वो मानव से जुड़ी हुई हैं, और जिन सब्जेक्ट का हम अध्ययन करते हैं वो भी मानव से जुड़ी हुई है, मानव के व्यवहार से जुड़ी हुई है। भूगोल की एक उपशाखा आर्थिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। भूगोल की एक उपशाखा है जिसे हम आर्थिक भूगोल कहते हैं, और आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र का गहरा संबंध है। अर्थशास्त्र तथा आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु में बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल के सब्जेक्ट में बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। अर्थशास्त्र भी धन से जो संसाधन है उससे जुड़ी हुई है, जिसका यूज़ करके हम अपने लाइफ को इजी बनाते हैं। और आर्थिक भूगोल जो है वो भी धन से, पैसे से और संसाधन से जुड़ी हुई होती है, जिससे कि मनुष्य इनका यूज़ करके अपने लाइफ को आसान बनाते हैं। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जनांकिकी से, सामाजिक भूगोल समाजशास्त्र से तथा सांस्कृतिक भूगोल मानव शास्त्र से संबंधित है। और इसी तरह से जो जनसंख्या भूगोल है वो जनांकिकी से जुड़ा हुआ है, सामाजिक भूगोल समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है तथा सांस्कृतिक भूगोल मानव शास्त्र से जुड़ा हुआ है। दिए गए चित्र आरेख का अध्ययन करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भूगोल की कई शाखाएं हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक भूगोल से जुड़ी है, इतिहास ऐतिहासिक भूगोल से जुड़ी है, राजनीति शास्त्र राजनैतिक भूगोल से जुड़ी है, जल विज्ञान समुद्र विज्ञान एक साथ जुड़ी हुई है, जलवायु विज्ञान मौसम विज्ञान एक साथ जुड़ी हुई है, पादप और प्राणी भूगोल वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जनसंख्या भूगोल और जनांकिकी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण भूगोल ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस आधार पर हम कह सकते हैं कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, अथवा
क्या, कहाँ और क्यों वर्गों के प्रश्नों का वर्णन कीजिए जिनका उत्तर भूगोल देता है। किस आधार पर, किस बेस पर हम ये कहते हैं कि जो भूगोल सब्जेक्ट है वो एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है। या फिर क्या, कहाँ और क्यों, इस तरह के प्रश्नों का वर्णन कीजिए जिनका उत्तर भूगोल देता है। भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। एक परिपक्व वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल निम्नलिखित 3 वर्गों के प्रश्नों से संबंधित है। भूगोल क्या है? भूगोल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, एक वैज्ञानिक विषय है। एक परिपक्व वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल निम्नलिखित 3 वर्गों के प्रश्नों से संबंधित है। वो कौन कौन से वर्ग हैं? वो वर्ग हैं क्या, कहाँ और क्यों। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हुए होते हैं, जो क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं। यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो भूतल पर, यानी कि जो पृथ्वी की सरफेस है उस पर पाई जाने वाली जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप है उनकी पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहाँ कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से जुड़े हुए होते हैं, ये कहाँ प्रश्न से संबंध होते हैं। यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक तत्व कहाँ कहाँ वितरित है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस प्रश्न से जुड़े हुए होते हैं। ये कहाँ प्रश्न से संबद्ध होते हैं। क्यों प्रश्नों का तीसरा वर्ग व्याख्या अथवा तत्वों के बीच कार्य कारण संबंध से जुड़ा होता है, जो क्यों का उत्तर देता है। और जो क्यों प्रश्न है, ये जो तीसरा वर्ग व्याख्या अथवा तत्वों के बीच कार्य कारण यानी काम के कारण के संबंध से जुड़ा होता है, जो क्यों का उत्तर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है भौतिक भूगोल की निम्नलिखित 4 प्रमुख शाखाएं हैं। पहला है भू आकृतिक विज्ञान, दूसरा है जलवायु विज्ञान, तीसरा है जल विज्ञान और चौथा है मृदा भूगोल। भू आकृतिक विज्ञान भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू लक्षण जैसे कि महाद्वीप है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी घाटी है आदि का जननिक अध्ययन है। यानी कि भू आकृतिक विज्ञान में हम इन सभी का अध्ययन करते हैं। जलवायु विज्ञान, इसमें जलवायु तथा इसके संघटक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। वर्षा है, तापमान है, वायुदाब है, पवन है, आंधी है आदि जलवायु के मुख्य घटक होते हैं और इन सभी का जलवायु विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान, इसमें महासागरों, नदियों, झीलों, हिमानियों तथा जलवाष्प द्वारा प्रकृति तथा मानव जीवन में जल की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जल विज्ञान में महासागरों, नदियों, झीलों, हिमानियों यानी कि जो बर्फ के पिघलने से जो नदियाँ होती हैं और जो जलवाष्प है, इनके जरिए प्रकृति तथा मानव जीवन में जल की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में जल का क्या महत्व है, मानव जीवन में जल का क्या महत्व है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और जल विज्ञान में किनके द्वारा अध्ययन किया जाता है? महासागरों, नदियों, झीलों, हिमानियों तथा जल वाष्प के द्वारा अध्ययन किया जाता है। मृदा भूगोल, इसमें मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, उनके प्रकार, उत्पादकता स्तर तथा उनके वितरण का अध्ययन किया जाता है। मृदा भूगोल में क्या अध्ययन किया जाता है? मृदा भूगोल में मिट्टी किस तरह से बनती है, मृदा का किस तरह से निर्माण होता है, मृदा कितने तरह के होते हैं, मृदा की उत्पादकता स्तर क्या है और मृदा के वितरण क्या है, इनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उपशाखाएं शामिल हैं? इसका आंसर है मानव भूगोल भूपृष्ठ पर मानवीय अथवा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। जो मानव भूगोल है वो भूपृष्ठ पर किसका अध्ययन करता है? मानवीय और या फिर सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। घर, गांव, कस्बे, नगर, रेलवे, सड़कें, पुल आदि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं और मानवीय तत्व कहलाते हैं। घर, गांव, कस्बे, नगर, रेलवे, सड़कें, पुल आदि कौन बनाते हैं? मनुष्यों के जरिए ही बनाए जाते हैं और इस तरह के तत्व को मानवीय तत्व कहा जाता है। इसलिए मानव भूगोल बहुत ही विस्तृत विषय है और इनकी अनेक शाखाएं सम्मिलित हैं और इसलिए जो मानव भूगोल है वो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं।
इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं? सांस्कृतिक भूगोल, जिसमें संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक भूगोल जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या भूगोल जिसमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, नगरीय भूगोल जिसमें नगर का अध्ययन किया जाता है, ग्रामीण भूगोल जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक भूगोल जिनमें आर्थिक रूप से जो तत्व होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, कृषि भूगोल इसमें कृषि का अध्ययन किया जाता है, औद्योगिक भूगोल इसमें जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं उनका अध्ययन किया जाता है, ये मानव से किस तरह से जुड़े हैं इसका अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक भूगोल में राजनीति का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य से जुड़ा होता है, व्यापार एवं परिवहन भूगोल इसमें बिजनेस और परिवहन का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल के अध्ययन का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है? यानी कि जो भौतिक भूगोल है, जब हम इसकी पढ़ाई करते हैं, ये मानव जीवन के लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है? इसका आंसर है भौतिक भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है क्योंकि ये समस्त भूगोल के अध्ययन को ठोस आधार प्रदान करता है। भूगोल की ये सबसे महत्वपूर्ण तथा आधारभूत शाखा भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा जैवमंडल के अध्ययन से संबंधित है। यहाँ लिखा है कि जो भौतिक भूगोल होता है वो भूगोल की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, एक इम्पॉर्टेंट शाखा है क्योंकि ये जितने भी भूगोल के अध्ययन हैं इनको ठोस आधार प्रदान करता है। भूगोल की ये इम्पॉर्टेंट और आधारभूत शाखा जैसे कि भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल के अध्ययन से जुड़ा हुआ होता है। भौतिक भूगोल के इन सभी तत्वों यानी भू आकृतियों, जल प्रवाह व उच्चावच का विशेष महत्व है क्योंकि ये मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। और भौतिक भूगोल के इन सभी तत्वों मीन्स भू आकृति, जल प्रवाह और उच्चावच का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये मानव के क्रियाकलापों को यानी मानव के जो कार्य होते हैं उनको प्रभावित करती है। उदाहरणतया मैदानों का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता है। उपजाऊ मिट्टी कृषि को ठोस आधार प्रदान करती है। एग्जाम्पल के लिए जो मैदान है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? कृषि के लिए किया जाता है। उपजाऊ मिट्टी कृषि को ठोस आधार प्रदान करती है यानी उपजाऊ मिट्टी से कृषि बहुत अच्छी तरह से होती है। सभी मानवीय क्रियाकलाप को ठोस आधार प्रदान करती है और सभी मानव के क्रियाकलाप को काम को ठोस आधार प्रदान करती है। सभी मानवीय क्रियाकलाप भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं से प्रभावित होते हैं और जितने भी मानवीय क्रियाकलाप हैं वो भौतिक भूगोल की अलग अलग शाखाओं से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूगोल को क्षेत्र भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक है? 3 बिंदुओं में इसकी पुष्टि कीजिए। इसका आंसर है भूगोल में उन सभी तत्वों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्र संदर्भ में भिन्न होते हैं। यहाँ लिखा है कि भूगोल में उन सभी तत्वों की पढ़ाई करनी होती है जो क्षेत्र संदर्भ में यानी कि जो क्षेत्र के संदर्भ में अलग अलग होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करता बल्कि उन कारकों का भी अध्ययन करता है जो इन विभिन्नताओं को जन्म देते हैं। कार्य कारण संबंध यानी कि जो भूगोलवेत्ता हैं जो भूगोल का अध्ययन करते हैं वो सिर्फ धरातल पर यानी कि जो अर्थ का सरफेस है उस पर तथ्यों में अलग अलग जो विभिन्नताएं हैं उनका अध्ययन नहीं करते बल्कि उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं, उन फैक्टर्स का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं को जन्म देते हैं। यानी कि तथ्यों के विभिन्नता का ही अध्ययन भूगोलवेत्ता नहीं करते बल्कि इन तथ्यों की विभिन्नता का जो कारक है उनको भी ये अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं को जन्म देते हैं। यानी कि जो कारक है जिन विभिन्नताओं को जन्म देते हैं भूगोलवेत्ता उनका अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पर फसल के स्वरूप प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं जो मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता और तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नताओं से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल 2 तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध भी ज्ञात करता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर फसल के स्वरूप में प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। एक प्रदेश में दूसरे तरह की फसल पाई जाती है और दूसरे प्रदेश में दूसरे किस्म की फसल पाई जाती है
और ये किस क्यों होती है? क्योंकि जो मिट्टी होती है, जलवायु होती है, ये अलग अलग होती है। बाज़ार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता ये अलग अलग होती है। तकनीकी जो निवेश है ये अलग अलग होती है। और इस तरह की जो मिट्टी है, जलवायु, बाज़ार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नताओं से जुड़ी होती है। इस प्रकार भूगोल दो तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध भी ज्ञात करता है। और इस तरह से जो भूगोल है दो तत्वों के बीच कार्य और कारण के संबंध भी ज्ञात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों को 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, मानव के अनुकूलन तथा अपरिवर्तन अर्थात मॉडिफिकेशन के माध्यम से प्रकृति के साथ समझौता किया है। मानव ने उच्च तकनीकी एवं प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किए हैं। यानी कि जो इंसान है उन्होंने प्रकृति के अकॉर्डिंग ही खुद को ढाल लिया है और प्रकृति के अकॉर्डिंग ही खुद को ढालने के बाद उसके अनुकूल वो रहते हैं। और अपरिवर्तन जैसे कि मॉडिफिकेशन के जरिए भी प्रकृति के साथ समझौता किया है। मानव ने उच्च तकनीकी और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किए हैं। यानी कि जो इंसान है उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और प्राकृतिक संसाधनों का अच्छी तरह से यूज़ किया है और इस तरह से प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किए हैं। तकनीकी के क्रमिक विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम करके श्रम क्षमता को बढ़ाया है तथा कार्य के दौरान अवकाश का प्रावधान किया है। यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से क्रमिक विकास के साथ इंसानों ने अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण का जो बंधन था, भौतिक परिवर्तन के जरिए कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। यानी कि जो भौतिक पर्यावरण है पहले इंसानों के अनुकूल नहीं थे, लेकिन इंसानों ने टेक्नोलॉजी की मदद से भौतिक पर्यावरण को अपने अकॉर्डिंग क्या है, अपने लायक बनाया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम करके श्रम क्षमता को बढ़ाया है तथा कार्य के दौरान अवकाश का प्रावधान किया है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो मेहनत की कठोरता को कम करके श्रम क्षमता को बढ़ाया है। यानी कि जहाँ पर हाथों से जो काम किए जाते थे अब उसकी जगह में मशीन का यूज़ किया जाने लगा है और इस तरह से मेहनत भी कम लगा है। और कार्य के दौरान अवकाश का प्रावधान किया है। यानी कि पहले अगर मशीन नहीं थी तो इंसान लगातार काम किया करते थे, लेकिन जैसे ही मशीन का इन्वेंशन हुआ है इंसानों ने कम समय में ही ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है और उन्हें आराम भी हुआ है और उन्हें छुट्टी भी मिलती है। भूगोल अध्ययन की आगमन तथा निगमन पद्धतियों में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर है आगमन पद्धति के अंतर्गत भूगोलवेत्ता तथ्यों का एक समुच्चय एकत्रित कर लेता है। यानी कि आगमन पद्धति के अंतर्गत जो भूगोलवेत्ता होते हैं वो तथ्यों का एक समुच्चय यानी सेट ऑफ फैक्ट्स इकट्ठा कर लेते हैं। इनमें पाई जाने वाली समानताओं को छांट लेता है और नियम निर्मित करता है। यह अध्ययन विशेष से सामान्य के सिद्धांत पर आधारित है और जो सेट ऑफ फैक्ट्स इकट्ठा किए जाते हैं उनमें पाई जाने वाली जो समानता होती है उनको छांट लिया जाता है और नियम निर्मित करता है। ये जो अध्ययन है वे विशेष से सामान्य के सिद्धांत पर आधारित है। निगमन पद्धति इसके अंतर्गत कहे गए आधार पर वाक्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह विधि सामान्य विशेष के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल का महत्व स्पष्ट करो। भौतिक भूगोल में भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, खाद्य श्रृंखला, मिट्टियाँ, मृदा, पार्श्विका आदि का अध्ययन किया जाता है। ये प्रत्येक तत्व मानव के लिए महत्वपूर्ण है। भौतिक भूगोल का इंपॉर्टेंस क्या है? भौतिक भूगोल में हम भूमंडल का अध्ययन करते हैं, वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, जलमंडल, जैवमंडल, खाद्य श्रृंखला का अध्ययन करते हैं, मिट्टियों का अध्ययन करते हैं, मृदा, पार्श्विका का अध्ययन करते हैं और ये प्रत्येक तत्व मानव के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन तथा प्रबंधन से जुड़े विषय के रूप में विकसित हो रहा है। जो भौतिक भूगोल है वो प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन और इसके प्रबंधन से जुड़े सब्जेक्ट के रूप में विकसित हो रहा है।
भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है तथा मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। जो भौतिक पर्यावरण होता है वो संसाधन प्रोवाइड करता है, संसाधन प्रदान करता है और इंसान इन संसाधनों का यूज़ करते हुए अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है और लगातार विकास होता रहे इसके लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। यानी कि अपने विकास के लिए, लगातार विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान ज़रूरी है और ये जो ज्ञान है, ये जो आवश्यकता है वो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए? इसका आंसर है भूगोल का अध्ययन हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाजों में पाई जाने वाली विभिन्नता को समझने में आसानी होती है, जिससे वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। यानी कि भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाजों में पाई जाने वाली जो डिफरेंसेस हैं, जो विभिन्नता है, इनको समझने में आसानी होती है, जिससे वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। भूगोल हमको भूपृष्ठ की विविधताओं को समझने तथा स्थान व समय अर्थात स्पेस एंड टाइम के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की तलाश करने की योग्यता देता है। यानी कि भूगोल क्या करता है? भूगोल अर्थ सरफेस की विविधताओं को समझने की योग्यता देता है। स्थान और समय में जो विभिन्नताएं होती हैं वो किन कारकों से होती है, उन कारकों को समझने की योग्यता देता है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आई है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।